चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ जो मैं पूछूंगा आप लोग यस या नो में आंसर देना, ठीक है। चलो, ये 4 पॉइंट है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, इसमें से सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मतलब सिर्फ आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया तो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट किस लिए होता है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इसलिए आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग है। किसी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, समझाना ही समझाना है। किसी को नींद भी आ जा सकती है, गारंटी नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट आर टैक्सेस। एक मिनट को, कोई स्टूडेंट आया है, ठीक है। पहला पॉइंट है व्हाट आर टैक्सेस और व्हाई दे आर चार्ज, ठीक है। पहले बताओ टैक्स क्या होता है, ठीक है। टैक्स हमसे क्यों चार्ज किया जाता है, ठीक है। आज हम आपको वो सिखाते हैं, ठीक है। देखो, ये कौन है, ये सोसाइटी है। ये क्या है, सोसाइटी है, यानी हम लोग हैं, ठीक है। सोसाइटी, और ये क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, सोसाइटी सोसाइटी से टैक्स कलेक्ट करती है, मतलब फंड कलेक्ट करती है। और बदले में सोसाइटी क्या देती है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे सोसाइटी के लिए रोड बनाना, सोसाइटी के लिए कॉलेज बनाना, सोसाइटी के लिए पुलिस स्टेशन, ताकि कोई छेड़छाड़ करे या कोई गलत काम करे उसको सजा मिलना, यानी हर किसी को किसी के में डर ना हो, क्योंकि पुलिस है उसके लिए, ठीक है। और बॉर्डर पे पाकिस्तानी हमारे अंदर घुसना है, उसके लिए क्या है, आर्मी है। तो सब किसके लिए कर रही है गवर्नमेंट, सब कर रही है हमारे लिए। तो बदले हमसे क्या लेती है वो, बदले में टैक्स लेती है। और हमें क्या देती है, सुविधाएं देती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा लॉ कानून, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको बिजली दे रही है, आपको रोड दे रही है, ठीक है। आपके लिए कॉलेज बना रही है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल जहाँ पे आपका इलाज फ्री होता है। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्योंकि टैक्स आपसे कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराते हो तो क्या होता है वो, मतलब कोई पैसा लिया नहीं जाता आपसे, फ्री इलाज होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, मतलब टैक्स हम लोग से लेती है, ठीक है। तो पता हो, टैक्स देना अच्छी बात है बुरी बात है। टैक्स देना अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि टैक्स हम खुद के लिए पे करते हैं। अगर ये सब लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो आर्मी को सैलरी कहाँ से मिलेगी, आर्मी को सैलरी नहीं मिलेगी तो आर्मी अपने घर चली जाएगी, तो बॉर्डर पे कौन देखभाल करेगा, पाकिस्तानी आतंकवादी भेज देंगे, अटैक कर देंगे। फिर तो प्रॉब्लम हम लोग को होगी ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे फंड कलेक्ट करती है। इस फंड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम पब्लिक बाय वे ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्ट करती है, उसको फंड बोलते हैं, ठीक है। कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट। और बदले में क्या देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सर्विस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ, ठीक है। बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, अब बाढ़ आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो पब्लिक को प्रॉब्लम होती है ना, तो गवर्नमेंट क्या भेजती है, एलोप्लेन भेजती है, हेलीकॉप्टर भेजती है, हम लोग को बचाती है, हमारे लिए रहने की व्यवस्था करती है। तो इतना खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से करती है, वो हम लोग से टैक्स कलेक्ट करती है। उसके पास रिजर्व पैसा होता है जो उसने हम लोग से चार्ज किया होता है। समझ में आया, तो इसका ये है टैक्स। और कौन चार्ज करता है टैक्स, गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्यों, अपने लिए नहीं, हम लोग के लिए करती है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब आगे आते हैं। अब पढ़ता हूं मैं तो क्या लिखा है। कंट्री मतलब इंडिया, ठीक है, हमारा देश, ठीक है। कंट्री इज रन बाय द गवर्नमेंट। कंट्री को कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है। टू रन द कंट्री गवर्नमेंट नीड्स फंड। एक देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, एक फंड चाहिए होता है। फंड की नीड होती है गवर्नमेंट को। एंड दे फंड आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सब वेरियस सोर्स क्या होते हैं, जैसे टैक्स लेना, जॉब, जो लोग जॉब करते हैं उनसे टैक्स लेना, जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे टैक्स लेना, ठीक है। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, पैसा कमाता है, विराट कोहली टैक्स लेना, अंबानी टैक्स लेना। सब ये बहुत सारे सोर्सेस है कमाने के, गवर्नमेंट के टैक्स लेने, सॉरी, गवर्नमेंट के टैक्स लेने के बहुत सारे सोर्सेस हैं। एंड वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज टैक्स। गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट की इनकम किससे होती है, टैक्स से होती है, जो किससे लेती है, पब्लिक से लेती है। इसीलिए बोला गया है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज टैक्सेस, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, वो रेवेन्यू हो गया ना। हमारे लिए तो खर्चा है, बट गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स पे करना अच्छी बात है। टैक्स हम खुद के लिए, अपनी फैमिली के पे करते हैं, ताकि हमारी फैमिली क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, हमारा देश अच्छा रहे, ठीक है। टैक्स देना अच्छी बात है। ये समझ में आ गया, टैक्स कौन चार्ज करता है और क्यों चार्ज करता है, समझ में आ गया अच्छे से। ओके ठीक है।
अब आते हैं काइंड्स ऑफ टैक्स। सेकंड पॉइंट क्या है, काइंड्स ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो, काइंड ऑफ टैक्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको नाम क्या हो गया अब, जीएसटी, मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स या कस्टम ड्यूटी, ठीक है। समझाता हूँ जीएसटी क्यों लाया गया, बताऊंगा बाद में मैं, अभी से समझ लो। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सिर्फ देश में हमारे दो टाइप के टैक्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दो इधर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। पहला कौन सा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखो, पहले मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको समझाता हूँ बाय द डायग्राम से, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके ऊपर टैक्स आया, जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आया, उसी को ही टैक्स पे करना है। यानी जो अपना, जिसके ऊपर टैक्स आया है, वो किसी और से लेके नहीं दे सकता। यानी कहने मतलब क्या है, मैंने कमाया तो मुझे ही टैक्स पे करना होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने कमाया, मेरा टैक्स मेरे पापा भरेंगे, मेरा भाई भरेगा या मेरा दोस्त भरेगा। यानी कि डायरेक्ट वाला क्या होता है, डायरेक्टली टू द पर्सन, ठीक है, जिसको पर्सन पे, जिस पर डायरेक्ट टैक्स आए, अब वो उसको ही पे करना है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल समझाओ सर, बताओ। जॉब, जॉब कौन कर रहा है, जॉब मैं कर रहा हूँ। सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मुझे मिल रही है, तो टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स मैं ही पे करूंगा ना, टैक्स मैं ही पे करूंगा ना, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। जो जॉब कर रहा है उसको इनकम हो रही है ना, परमानेंट सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए क्या है, वो इनकम है ना, उसके लिए क्या है, वो इनकम है ना, ठीक है। समझ में आया। बिजनेस, मेरा एक क्या है, जनरल स्टॉक का शॉप है, खुद का है मेरा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस मेरे नाम पे है। मैंने क्या किए, प्रोडक्ट सेल किए, उससे मैंने क्या कमाई, इनकम कमाई। तो कौन कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, तो टैक्स ही मुझे ही पे करना है। मैं ये नहीं बोल सकता टैक्स मेरे पापा से ले लो, मेरी मम्मी से ले लो, ठीक है ना। यानी मैं अपना टैक्स का बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया। तो बिजनेस वाले हो गए, ठीक है। और और एक एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको हल्के हल्के, ठीक है। अभी यही दो एग्जाम्पल समझो, आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसने कमाया उसको ही टैक्स पे करना है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी वो अपना बर्डन एनी अदर पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, पहले आपको एक और समझाता हूँ डायग्राम डायरेक्ट टैक्स का, फिर आते हैं इनडायरेक्ट। ये कौन है, ये मैं हूं, मैंने इस साल कमाए 10 लाख रुपए। ये कौन है, इनकम टैक्स वाले, मतलब गवर्नमेंट वाले हैं। इन्होंने बोला रोहित तुम टैक्स दो मुझे, क्यों, मैंने बोला, क्यों टैक्स दूं। बोला आपने 10 लाख रुपए कमाए इस साल, आपने 2020 में कितने कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, तो आप टैक्स पे करो। तो मैं अपना ये टैक्स का बर्डन किसी और से नहीं ले सकता, मुझे खुद ही पे करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब मैं आता हूँ इनडायरेक्ट पे, ठीक है, ध्यान दो इधर। देखो, ये मेरा थिएटर है जहां में क्या लगती है, मूवी लगती है, ठीक है, राइटिंग मत जाना, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये थिएटर है, एक टिकट कितने का है, एक टिकट है 90 रुपए का। कितने रुपए का है, 90 रुपए का है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आती है, गवर्नमेंट आती है, बोलती है ये थिएटर के मालिक, मतलब मुझसे बोलती है, ये मैं हूं, मुझसे बोलती है कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मुझसे कहती है रोहित तुम मुझे 10 रुपए टैक्स पे करो। तो मैंने बोला क्यों सर, मैं तो ऑडिट इनकम पे टैक्स पे करता हूँ, जो लास्ट में होती है मुझे टोटल इनकम पे। तो बोलते नहीं, आप थिएटर चला रहे हो, हर पब्लिक का मन आता है देखने का, मूवी का, फैमिली लोग मूवी देखने आते हैं, आप बहुत कमा रहे हो, तो आप मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करोगे। तो मैंने बोला सर ऐसा मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत
खर्चे होते हैं, थिएटर का रेंट देना, ठीक है, सफाई, क्लीनर, सुपरमैन आता है, बहुत चीजें होती हैं, स्टाफ को सैलरी पे करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं सर, ये एडजस्ट नहीं कर पाता, ऊपर से आप 10 रुपए टैक्स मुझसे और ले रहे हो, मुझे लॉस हो जाएगा। तो क्या हुआ, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो क्यों ना मैं ये 10 रुपए टैक्स जो गवर्नमेंट मुझसे मांग रही है, ठीक है, क्यों ना मैं इस टैक्स को शिफ्ट कर दूं किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। अब टिकट कितने का हो जाएगा, अब टिकट हो जाएगा 100 रुपए का। बताओ, टैक्स की लाइबिलिटी मुझ पे आ रही थी 10 रुपए की, टैक्स की लाइबिलिटी मुझ पे आ रही थी 10 रुपए की, लेकिन मैंने ये टैक्स कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कस्टमर को। यानी पहले मैं कस्टमर्स को 90 रुपए का टिकट बेचता था, अब मैं कितने का बेच रहा हूँ, 100 रुपए का। मेरे पास 100 रुपए आएंगे और मैं 10 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, 90 रुपए अपने पास रख लूंगा। तो देखा यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपना टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझाऊं दोबारा से अगेन। आप लोग प्लीज यस या नो बोल दो। ओके ठीक है, या थम्स अप कर दो। ओके ठीक, गुड। ठीक है, चलो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको थ्योरी वाइज। चलो, क्या क्या बोल रहे हो, फिर समझाऊं, आप प्लीज मुझे कमेंट कर दो, इसको अगेन समझाऊं तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं वेट कर लेता हूँ। आगे बढ़ो, अच्छा चलो, कोई नहीं आ रहा मैसेज। चलो, आपके जूम ऐप में मैसेज का भी ऑप्शन है, ठीक है, जो लोग नए हैं, आपके जूम ऐप में मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है, आप साइड में कर सकते हो मैसेज, ठीक है, मुझे सीन हो जाएंगे, ठीक है मुझे। चलो देखो जरा, अब क्या देखा यहाँ पे, देखो पहला हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, प्लीज कोई लिखना मत, मैं ये सारे नोट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी जिसके ऊपर टैक्स आता है वो किसको पे करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। द पर्सन पेइंग द टैक्स कैन नॉट शिफ्ट इट इज बर्डन ऑन सम अदर पर्सन, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मुझ पे टैक्स आया तो मैं अपना टैक्स का बर्डन किसी और पर्सन पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी शिफ्ट नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग दिया है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट आज सेम पर्सन, कहने मतलब क्या है, वही मीनिंग है, मुझ पे टैक्स आया, मुझ पे इम्पैक्ट पड़ा, मुझ पे ही क्या पड़ा, इंसिडेंस पड़ा, मुझे ही टैक्स पे करना है, ठीक है, इसलिए बोला सेम पर्सन, ठीक है, उसी इंसान को ही टैक्स पे करना है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है, जीएसटी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम बीकॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, हमें जीएसटी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बी वाला पॉइंट। इनडायरेक्ट टैक्स आर द दोज टैक्स which the taxpayer pay indirectly the person the taxes can recover it from another person, कहने का मतलब क्या है, मेरे पे टैक्स आया लेकिन मैंने इनडायरेक्टली किसी सम अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इम्पैक्ट इंसिडेंट किस पे पड़ा, मुझ पे पड़ा, बट मैंने ट्रांसफर क्या कर दिया, अदर पर्सन पे। तो वही बोला यहाँ पे, क्या लिखा, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन टू डिफरेंट पर्सन, मुझ पे पड़ा बट मैंने ट्रांसफर किसको कर दिया, एनी अदर पर्सन, तो क्या हुआ, दो हुए ना डिफरेंट पर्सन, ठीक है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का, आपने कभी पिज्जा खाया है डोमिनोज का, पिज्जा होता है 200 रुपए का, टैक्स पड़ता है 55 रुपीज का, कितना पे करते हो, 255 रुपीज। तो डोमिनोज का मालिक है वो सिर्फ अपने पास रखता है 200 रुपए और 55 पे करता है गवर्नमेंट को, यानी कि 55 बोल दिया, मैं 50 लेता हूँ टैक्स, ठीक है। पिज्जा कितने का है, 250 रुपए का, जिसका मेन कितना वैल्यू है, 200 रुपए पिज्जा का वैल्यू है, 50 रुपए क्या है, जीएसटी होता है। वो 50 रुपए डोमिनोज के नहीं होते, किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। तो यानी कहने मतलब क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, समझ में आया अच्छे से। यानी वो टैक्स किस पे आया था, डोमिनोज पे आया था, लेकिन डोमिनोज ने क्या किया, आपसे रिकवर किया, समझ में आया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपने पिज्जा खाया कभी बिल देखना, बिल
पिज्जा होता है 200 रुपए का, लिखते हैं ना एमआरपी 200 रुपए, लेकिन जब बिल पे करने आते हो कितना में आता है वो 239, 240, 250 रुपीज हो जाता है। वो एक्स्ट्रा पे करते हो ना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ओके, ठीक है। अब नंबर 3 है, हु हैज द पावर टू चार्ज टैक्स, मतलब किसके पास पावर है टैक्स को चार्ज करने की। अब मैं आपको सिखाता, आपके दिमाग में तो आ गया वो गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट में भी डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स ले सकती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो, तो बताओ, शुरू के 2 पॉइंट में कोई डाउट है? टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, समझा दिया मैंने अच्छे से। टैक्स चार्ज किया जाता है हमारे अच्छे के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 आ रहा है, बताओ, अगर आप सबको दिख रहा है अच्छे से तो अच्छी बात है, तो मैं पढ़ के समझा देता हूँ, वरना मुझे फिर और चीज करनी पड़ेगी। सबको दिख रहा है अच्छे से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपके स्क्रीन में दिख रहा है अच्छे से? आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता दूंगा क्या लिखा है। ठीक है, चलो, हाँ, अब नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। नंबर 3 क्या बोलता है हमारा? हु हैज पावर टू लेवी, लेवी मतलब क्या होता है? लेना, रिसीव करना। ठीक है, एंड कलेक्ट द टैक्स। ठीक है, ये टैक्स लिखा हुआ है। चलो, अब बताओ, सबसे बड़ा कानून क्या है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया, संविधान हमारा सबसे बड़ा कानून है। उसे बोलते हैं हम लोग पेरेंट लॉ। ठीक है, अरे इसे आपको याद नहीं करना है, मैं आपका सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। एक सुनो कहानी, बस वही है ये। बस अंडरस्टैंड करो, कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है। आप एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बस आपको बैकग्राउंड अच्छा कर रहा हूं मैं आपका। ठीक है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ। हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है? संविधान है। संविधान के अंदर क्या बने हैं? कानून बने हैं। क्या बने? रूल्स बने हैं, रेगुलेशन बने हैं, जिससे हमारा क्या चलता है? देश चलता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? Constitution of India is the parent law. Any law can be made provided it the within the scope of Constitution of India. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे देश में कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या दिया है संविधान ने? एक स्कोप दिया है कि आप लॉ बना सकते हो। बट लॉ बनना इतना इजी नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो कैसे बनता है लॉ, आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है, यानी कोई भी ऐसे लॉ नहीं सकता है। वैसे मैं बोल दूंगा लॉ है, सारे स्टूडेंट्स मुझसे ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। लॉ बनने का एक क्या होता है? एक डिजाइन तैयार होता है, एक एक क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं उसको, समझाता हूँ मैं आगे, याद नहीं आ रहा है। चलो देखो, हैज पर आर्टिकल 265, ये कहाँ पे दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है? नो टैक्सेस शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कहने का मतलब क्या है? सिर्फ टैक्स अथॉरिटी ऑफ लॉ ही ले सकती है और कोई नहीं। जैसे पुलिस, मान लो कि आपने छींक दिया, सामने पुलिस वाला आ रहा है, बोला तुमने छीका, अब तुम टैक्स दो मेरे को, तुम फाइन भरो, ऐसा नहीं है। कौन टैक्स बोल लेगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर कानून में है, कानून बोलता है छीकने पे टैक्स है, तो ही पुलिस वाला आपसे टैक्स ले सकते हैं। अगर कानून ने नहीं बोला है टैक्स नहीं है, तो कोई भी आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो वही लिखा है आर्टिकल 260 में, क्या कहता है? नो टैक्सेस शैल बी लिविड और कलेक्टेड। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं ले सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ को छोड़, मतलब कानून को छोड़ के, कानून मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी अगर आप टैक्स ले रहा है, तो वो टैक्स आपको नहीं पे करना है, उसको अधिकार नहीं है टैक्स लेने का। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 265 बोलता है। बट समझना कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते मेन हमारा। अब आर्टिकल 240 क्या देता है पावर हमें? आर्टिकल ये सबसे कहाँ लिखे हुए हैं? ये संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ मैं जितना आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड उतना ही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको संविधान नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बस की बात भी नहीं है। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू लेवी वेरियस टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल 7। आर्टिकल 46 बोलता है, पहले क्या बोला उसने?
265 बोलता है किसी को अधिकार नहीं है, सिर्फ ऑथोरिटी ऑफ लॉ को अधिकार है, यानी कि संविधान को अधिकार है, ठीक है। अगर संविधान बोलता है तो ही टैक्स लेना है, वरना नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, आर्टिकल 240 बोलता है, मतलब संविधान ही बोलता है कि हम किसको किसको पावर है टैक्स लेने की, किसके पास ताकत है टैक्स लेने की, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल नॉट सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल 7, यानी कि शेड्यूल 7 में दिया है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स चार्ज करे, कहां दिया है, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या बोलता है, शेड्यूल 7 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाइए और टैक्स कलेक्ट कीजिए, लॉ बनाइए टैक्स कलेक्ट कीजिए, कौन बोलता है, शेड्यूल 7 क्या बोलता है। शेड्यूल 7 ने क्या दी है, पावर दी है टू कलेक्ट टैक्स विद द हेल्प ऑफ 3 लिस्ट। शेड्यूल 7 3 लिस्ट बनाई है, 3 लिस्ट क्या बोला है, जो 3 लिस्ट है उनको क्या बोला है कि आप लॉ बनाइए टैक्स कलेक्ट कीजिए। जैसे अभी क्या लॉ बना था, अगर आपने मार्क्स नीचे रखा आपको फाइन है 500 रुपए, ठीक है। तो ये लॉ किसने बनाया, स्टेट ने बनाया या सेंट्रल ने बनाया, डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। अगर ये गवर्नमेंट, मान लो कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में केजरीवाल ने बोला है जिसका जो मार्क्स नहीं पहनेगा वो 2000 रुपये फाइन भरेगा, तो ये किसका रूल है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रूल है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और टैक्स चार्ज किया। महाराष्ट्र में क्या किया, जो मार्क्स नहीं पहनेगा 500 रुपये फाइन है। तो सबका अलग अलग फाइन है, यानी कि स्टेट लॉ बनाएगी और टैक्स कलेक्ट करेगी, वो अधिकार किसको दिया गया, शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। तो आप पढ़ते क्या होता है, शेड्यूल 7 क्या बोलता है, 3 लिस्ट बोलता है, लिखा 3 लिस्ट। पहली लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट। यहाँ कौन आते हैं यूनियन लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मोदी गवर्नमेंट, मोदी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठता है ना, सीएम पीएम है ना हमारे देश का, प्राइम मिनिस्टर है मोदी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ एंड कलेक्ट टैक्स, यानी कि मोदी गवर्नमेंट पावर है कि वो देश में कोई भी लॉ बना सकती है और उसके लिए टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब लॉ कैसे बनता है वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। इतना इजी नहीं होता है, मोदी बोल देगा नहीं सिर्फ जो मैं चाहूंगा वही होगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम है देश में। चलो देखो, लिस्ट सेकंड किसके लिए है, तो लिस्ट पहले किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लिस्ट सेकंड किसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ एंड कलेक्ट टैक्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और टैक्स कलेक्ट करेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्क्स वाला, ठीक है। कॉन्करेंस क्या होता है, दोनों गवर्नमेंट आपस में मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या बनाया, एक कानून बनाया और उससे क्या लिया, टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट दी है। पहली लिस्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी कौन आएगा, दोनों बोथ गवर्नमेंट, ठीक है। सिर्फ इतना सीखो, सिर्फ मैंने आपको ये सिखाया है कि लाइक टैक्स कौन कौन चार्ज कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और बोथ दोनों, ठीक है। तो किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, इसका नाम क्या है, लिस्ट थर्ड, ठीक है। सिर्फ पढ़ के रखना है, उसे याद याद नहीं करना है। ऐसा समझाया मैंने आपको, कौन टैक्स चार्ज कर सकता है, मतलब लॉ कौन बना सकता है और टैक्स कौन चार्ज कर सकता है, सिर्फ मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। समझ में आगे, तीनों आगे आगे बढ़े। तो किसके पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने की, पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, ठीक है, क्या, टैक्स कलेक्ट करने की, ठीक है। ये याद रखना बस। कौन से आर्टिकल्स में दिया हुआ है, 246 शेड्यूल 7, ठीक है। बस अब कुछ नहीं सीखना है आपको, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो समझ में आ गया अच्छे से, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, हाउ टैक्स लॉ आर इनेक्टेड और अमेंडेड, ठीक है। ये क्या है समझ लो पहले, ये थोड़ा ये काम का है आपके, ठीक है। चलो पहले आज हम आपको सिखाते हैं लॉ बनता कैसे है, लॉ कैसे आता है हमारे देश में, और कैसे क्या होता है, अमेंड होता है, अमेंड मतलब चेंज होना, ठीक है। ध्यान दो उधर, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, जाओ जाओ एक मिनट, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट आर इनेक्टेड थ्रू पार्लियामेंट एंड अप्रूव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज मस्ट, ये मस्ट लिखा हुआ है MUST। सुनो क्या है, देखो अगर हमारे देश में कोई लॉ बनना है, जैसे
याद करो हमारे देश में भी बहुत जल्दी 3 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है देश में। पहले क्या आया, जीएसटी आया, फिर सीएए आया, ठीक है, एनआरसी लाइक जो भी होता है, ठीक है, उस पर बात नहीं करने वाला मैं, ठीक है। जीएसटी आया, तो जीएसटी ऐसे नहीं आया, मोदी ने बोला जीएसटी देश में लाना है, जीएसटी आ गया, ऐसे जीएसटी नहीं आता है। हमारे देश में 2 पार्लियामेंट है, पहला कौन सा है, लोकसभा, फिर राज्यसभा, और देन प्रेसिडेंट की परमिशन, तब जाके देश में क्या बनता है, लॉ। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लॉ कैसे बनता है। देखो, इनकम टैक्स सेंट्रल मैटर, अच्छा पहले आपको लॉ कैसे बनता है, फिर आगे आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले क्या बनता है, सर्कुलर बनता है, एक ड्रॉप बनता है। ड्रॉप मतलब प्लानिंग, मतलब मान लो कि मुझे जीएसटी लाना है, तो जीएसटी में क्या क्या, किस पे कितना टैक्स लेना है, क्यों लेना है, उसका रीजन, किस पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा टैक्स का, किस पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, इससे कहीं गरीब तो नहीं हो जाएंगे हम, इससे कहीं देश बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो पहले क्या बनता है, ड्रॉप बनता है। क्या उससे क्या होता है, डिस्कशन होता है, किससे होता है, एक्सपर्ट लोगों से। मान लो कि जो इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट है ना, जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे क्या होता है, डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद वो लोग बोलते हैं हाँ अब सही है, यानी कि इसमें कोई कमी नहीं है ड्राफ्ट में। फिर ड्राफ्ट क्या बनता है, बिल बनता है। क्या बनता है, बिल। बिल कब बनता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से आने से पहले क्या बनता है, बिल। अब बिल से पहले क्या बनता है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहाँ होता है, सेंट्रल ऑफिस में बनता है। ड्राफ्ट कहाँ बनता है, सेंट्रल ऑफिस से बनता है। वहीं पे एक्सपर्ट क्या ली जाती है, ओपिनियन लिया जाता है एक्सपर्ट का। उसके बाद फिर अमित शाह क्या करता है, अमित शाह वो बोलता है अब मैं इस डेट को पार्लियामेंट में क्या पेश करने वाला हूँ, बिल पेश करने वाला हूँ। तो उस ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। बिल कहाँ पे आता है, पार्लियामेंट। और हमारे देश में 2 पार्लियामेंट है, एक है लोकसभा जिसे बोलते हैं अपर हाउस, एक है राज्यसभा जिसे बोलते हैं लोअर हाउस। अगर आपको लोकसभा में इस बिल को पास कराना है तो आपको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50% क्या चाहिए, मेंबर चाहिए। जो लोग क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, हाँ हमें ये मंजूर है, तभी ये बिल क्या होगा, यहाँ पे पास होगा। लोकसभा में पास होने के बाद फिर ये बिल कहाँ जाएगा, ये बिल जाएगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, मोर देन 50%। अगर राज्यसभा फेल हो गया तो फिर दोबारा से आने पड़ेगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया। तो लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए। जब बोथ पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, स्टैम्प चाहिए, साइन चाहिए, तब जा क्या बनता है, हमारे देश में एक्ट बनता है, यानी कि लॉ बनता है। इसको कोड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको कोड समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लॉ पढ़ते नहीं हो। एक्ट क्या होता है, याद है, कंपनी एक्ट 2013, पहले क्या था, 1956 था, उसको हटा क्या कर दिया गया, कंपनी एक्ट 2013। हमारा इनकम टैक्स कब आया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 शुरू में आया था। ये कैसे आया होगा, ये भी ऐसे आया होगा। इनकम टैक्स का पहले क्या बना होगा, ड्राफ्ट बना होगा, एक्सपर्ट लोग क्या की होगी, डिस्कशन की होगी, फिर बिल लेके कहां पहुंचे होंगे, पार्लियामेंट। फिर दोनों सदन में यानी दोनों पार्लियामेंट में क्या 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 होगा, पास कराया होगा। उसके बाद फिर साइन लिए होंगे, तब जाके क्या बना हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आया। यानी कि 1961 में क्या बना, प्रेसिडेंट की परमिशन मिल गई तो क्या बन गया, एक्ट बन गया। समझ में आया कि नहीं बना है, लॉ कैसे बनता है। ये है लॉ बनने का हमारे देश में क्या बोलते हैं इसको, तरीका, ठीक है। समझ में आया लॉ कैसे बनता है। याद रखना, जैसे क्या हुआ था, अमित शाह ने क्या किया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नॉट मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। अमित शाह ने बोला मैं सीए का बिल लेके आ रहा हूँ। अमित शाह ने क्या बोला, सीए का मतलब एनआरसी समझ लो, आपको समझ में आ गया एनआरसी क्या होता है। अमित शाह ने क्या बोला, एनआरसी का बिल लेके आ रहा हूं। तो बहुत लोग क्या होगा, डर गए, जो हमारे देश के नहीं थे वो डर गए। तो वो क्यों डर गए, उनको क्या लगा, कानून बन गया। अरे बिल से कानून नहीं बनता है, बिल मतलब पेश होने वाला है वो, फिर इन दोनों में क्या होगा, वो पास होगा, उसके बाद बनेगा कानून। तो बिल जब भी कोई, अगर आपकी न्यूज पे क्या है, ये बिल आ गया है, तो ये मतलब नहीं होता कानून बन गया है उसका। यानी कि क्या होगा उसका, वो पहले कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा, फिर कहां जाएगा, राज्यसभा में, फिर कहां जाएगा, प्रेसिडेंट। मतलब इन तीनों चीज को फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी मंथ लग जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अभी क्या हो रहा है, सारे बिल क्यों पास हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो इसलिए आसानी से क्या हो रहा है,
सारे मेंबर किसके रहते हैं, बीजेपी के रहते हैं, तो बिल आराम से पास हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं आती है। ठीक है, चलो समझ में आ गया अच्छे से लॉ कैसे बनता है। लॉ बनने के लिए आपको लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट का अप्रूव चाहिए होता है, उसके बाद लॉ बनता है। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं अमेंडमेंट। देखो पता, पहले आपको ये याद रखना है इनकम टैक्स कब बना, 1961। बताओ 1961 में बना, आज करीब 60 ईयर हो गए, मोर देन 60 ईयर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद भी हर साल क्या आता है इसमें, अमेंडमेंट आता है, यानी कि हर साल हमारा टैक्स क्या होता है, चेंज होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं होता कि पूरा टैक्स चेंज हो गया, पूरी बुक चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता है। अब मान लो मैं ये शर्ट पहना हूं, ये शर्ट कहीं साइड से फटी है, तो क्या मैं शर्ट नहीं लूंगा क्या, नहीं, मैं साइड क्या सिल लूंगा ना उसको, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। यानी टैक्स में कुछ तकनीक प्रॉब्लम है या कुछ टैक्स कम लिया जा रहा है, ज्यादा लिया जा रहा है किसी लोग से, तो उन चीजों को क्या करते हैं ना, चेंज करते हैं, हर साल क्या करते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चेंजेस, अमेंडमेंट लाना टैक्स पे। सब समझा नहीं, पहले क्या था, 2015 से पहले क्या था, जो लोग 2 लाख तक कमाते हैं इनकम, उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है। पहले क्या रूल था कि जो लोग 2000 से 2000 बोल रहा हूँ, जो लोग 2 लाख से कम कमाते हैं उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब क्या रूल है, जो लोग 2.5 लाख से कम कमाते हैं उनको टैक्स पे नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, ये चेंजेस हुआ, इसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। ये कब होता है, हर साल होता है। सर कौन करता है, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। अभी कौन है, अभी ये सीताराम, कुछ तो नाम है, सीताराम तो भी है, आई डोंट नो। पहले कौन था, अरुण जेटली था, अभी कोई तो लेडीज है, सीताराम कुछ तो नाम है उसका, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हाउ टैक्स लॉ इनेक्टेड और अमेंडेड। ठीक है, अब ने आपको समझा दिया कि लॉ बनता कैसे है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लॉ अमेंड कौन करता है और क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, अमेंडमेंट क्या होता है सुनो। अब मैं पढ़ रहा हूं अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि चेंजेस। अमेंडमेंट आर मेड एनुअली इन द टैक्स लॉ विद द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अब ये सब फाइनेंस एक्ट क्या होता है, क्या बोला है, अमेंडमेंट क्या लाने हैं, हर साल लाने हैं, मतलब एनुअल क्या होता है, हर साल लाना है। और कहां पे बोला गया है ये, फाइनेंस एक्ट में बोला गया है। अब पूछो व्हाट इज फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट क्या है, फाइनेंस एक्ट क्या है, व्हाट इज फाइनेंस एक्ट। सुनो क्या है, एवरी ईयर बजट, याद रखना, एक्ट बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, पहले ड्राफ्ट बना होगा इसका फाइनेंस का, फिर बिल बना होगा, फिर बोथ पार्लियामेंट पास हुआ होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन किए होंगे, तभी तो एक्ट बना है ना ये। यानी कि ये फाइनेंस एक्ट लॉ है। ये किस कैसे बना है, ये बना है राज्यसभा लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट का अप्रूव, तभी तो एक्ट लिखा है ना। किसी भी, याद रखना, किसी भी लॉ में क्या लिखा हो, एक्ट लिखा हो, एक्ट या कोड, एक्ट या कोड लिखा हो, समझ जाना कि वो कानून है, यानी उसकी बुक बन गई होगी एक पूरी। ठीक है, तो अब बताओ व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, आज मैं समझा रहा हूं आपको। देखो क्या लिखा है, एवरी ईयर बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फरवरी एवरी ईयर। क्या बोला, बजट हर साल आता है हमारे देश में, कब आता है, फरवरी के लास्ट मंथ में आता है। ये पार्लियामेंट से आने से पहले, क्या लिखा देखो, every year budget is presented before the parliament by the finance minister on the last day of फरवरी मंथ, यानी फरवरी के लास्ट मंथ डे पे फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को क्या करता है, पेश करता है। ठीक है, अब क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो क्या बनाएगा, बजट बनाएगा। ठीक है, अब वो ले कहां जाएगा, वो लेके जाएगा पार्लियामेंट में, उसको क्या कराएगा, पास कराएगा। वो लिखा है बजट कंटेन, क्या लिखा है, फाइनेंशियल बिल, हमने याद है ना, पार्लियामेंट से पहले पौधे पे क्या बनता है, बिल बनता है ना। बजट कंटेन फाइनेंशियल बिल विच प्रपोज अमेंडमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ डायरेक्ट एज वेल इनडायरेक्ट टैक्स। बजट में क्या होता है, बजट में क्या होता है, अमेंडमेंट होते हैं, किसके होते हैं अमेंडमेंट, डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सीतारामन जो भी है। ठीक है, when finance bill are approved by the both the house of parliament, देखो
फाइनेंस बिल क्या होता है? बजट। जो किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या किया उसमें? अमेंडमेंट लाया कि इस बार हम इस साल इन लोगों से इतना टैक्स लेंगे, इन लोगों को इतनी राहत देंगे, मतलब मिडिल फैमिली को राहत देंगे, गरीबों को राहत देंगे, अमीरों से टैक्स ज्यादा लेंगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। चेंज करना है, यानी इसकी टोपी उसके सर। ये कोई फायदा नुकसान नहीं होता। मान लो एग्जाम्पल, अगर गरीबों को छूट दी 10 लाख की ना, तो इनका नुकसान होगा ना। तो वो 10 लाख किससे रिकवर करते हैं? वो लोग जो लोग अमीर होते हैं उन पर टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा देते हैं, उनका टैक्स बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी टोपी उसके सर। यानी गरीबों को क्या कहते हैं? राहत देते हैं, और अमीरों टैक्स चार्ज करते हैं। वही लिखा है, when finance bill is approved by the both the house of the parliament। अगर फाइनेंस बिल दोनों हाउस में क्या हो गया? पास हो गया, तो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। वही लिखा है, इसी को बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। तो याद फिर समझाओ, पहले क्या आया? बजट। बजट में क्या दिया हुआ है? बजट में दिया हुआ है अमेंडमेंट। किसका अमेंडमेंट? डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। किसने किया अमेंडमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है। उस बजट में क्या है? फाइनेंशियल बिल है, जो हमें क्या करवाना है? अप्रूव कराना है। किससे? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा, और प्रेसिडेंट को क्या मिल जाएगा? परमिशन मिल जाएगा, मतलब उनका स्टैम्प लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। समझ में आया अच्छे से? तो अमेंडमेंट कौन करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। कब होते हैं ये? फरवरी के लास्ट मंथ में होते हैं, एवरी ईयर। ठीक है। अभी देखो 2 मंथ के बाद आने वाला है। ठीक है, 2 मंथ के बाद 3 मंथ का आ जाएगा फरवरी में, लास्ट मंथ में। समझ में आया? चलो, फाइनेंस में क्या आता है? बजट आता है। बजट कैसे पेश होता है समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, ओके, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो मैंने एग्जाम्पल में 3 साल के बजट डाले हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, ये क्या है? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अब बताओ 2018 में क्या पास हुआ? फाइनेंस एक्ट पास हुआ, मतलब अमेंडमेंट पास हुआ। तो कौन से साल पे लगेगा? अगर 2018 में पास हुआ, तो इसका मतलब 18-19 को क्या होगा? वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। और असेसमेंट क्या होगा? 1920। सर समझ में नहीं आया, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है? देखो, जिस साल क्या पास होता है? बजट। हम पहले आपको समझाता हूँ, इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। तो 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ठीक है। अगर फाइनेंस एक्ट कब आया? 18 में आया। तो क्या बनेगा प्रीवियस का? प्रीवियस क्या होगा इसका? 18 to 19। और इसका असेसमेंट क्या होगा? 19 to 20। अब समझो मेरी बात ध्यान से, प्रीवियस वो ईयर होता है जिस साल आपने इनकम कमाया। मतलब मैं इस साल पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने इस साल 10 लाख रुपए कमाए। ठीक है, 10 लाख इस साल कमाए ना, तो गवर्नमेंट चेक क्या साल ही करे क्या? नहीं, गवर्नमेंट मेरी इनकम 10 लाख सही है गलत है कब चेक करेगा? नेक्स्ट ईयर चेक करेगा ना, फिर टैक्स करेगा उसकी इनकम पे। जिस ईयर इनकम टैक्स चेक होती है, कितना कमाया कितना नहीं कमाया, बंदे ने सही बोल रहा है गलत बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो कब होता है? नेक्स्ट ईयर। जिस ईयर हम कमाते हैं उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस ईयर हमारी इनकम पे टैक्स आता है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इतना समझ लो, इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर फाइनेंस एक्ट 2019 है तो क्या बनेगा? 19-20, 20-21। यानी ये ईयर मैंने कमाया है, और इस ईयर में क्या पे करूंगा? टैक्स पे करूंगा। ठीक है। अब आते हैं 20। इस ईयर मैंने कमाया है, क्या है? 20 है ना, तो 20-21 और 21-22। ठीक है। अभी मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। ऐसे मैंने आपको ऐसा 2% समझाया है, प्रीवियस क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये तो आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको समझा दिया, जो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, बताइए समझ में आया अच्छे से? अभी आपको सारे एक डाउट आ रहा है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में, मैं क्लियर करता हूँ। देखो सुनो, सुनो मैं ध्यान से मेरी बात। देखो ये क्या है, 2018 में क्या आया?
फाइनेंस एक्ट आया, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला मैं इन लोगों से इतना इनकम चार्ज करूंगा, इन लोगों से इतना इनकम चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है, उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। इतना आया। नहीं, आपको आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ओ माय गॉड, मेरा पीसी रिस्टार्ट हो रहा है। आपको आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो। ओ इट इज ऑलमोस्ट टाइम टू रिस्टार्ट, मेरा विंडोज लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है। वेट एन आवर, ठीक है, चलो हो गया काम, थैंक यू सो मच। आ गया यार, एक होल्ड करना आप लोग प्लीज। हाँ हो गया, ठीक है, थैंक यू। देखो सुनो, तो इसका क्या बनेगा प्रीवियस ईयर? 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, ठीक है। इस ईयर मैंने क्या करी? इनकम अर्न करी, ठीक है। कितनी करी? 10 लाख रुपए। ये मैंने बोला किसको? गवर्नमेंट को बोला। कब बोला? एंडिंग में 31 मार्च 2019 को बोला कि मैंने इस साल, इस पीरियड में, यानी इस 12 मंथ में मैंने कमाए 10 लाख रुपए। अब क्या करूंगा मैं? ये इनकम को क्या करूंगा? रिटर्न ऑफ फाइल करूंगा, यानी गवर्नमेंट को बोलूंगा मुझे इस मंथ इतनी इतनी इनकम आई है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे? इनकम टैक्स ऑफिस में जाएंगे। फिर इनकम टैक्स कमिश्नर या उसका स्टाफ मेरी इनकम चेक करेगा। कब चेक करेगा? 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। समझ में आया? तो इस ईयर मेरी इनकम क्या होगी? चेक होगी, और इसी ईयर क्या हो जाएगी? टैक्स हो जाएगी। इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। आपको समझ में नहीं आ रहा? अब बताओ, अभी मैं कमा रहा हूं, मैं कितना कमाऊंगा मुझे क्या पता? जब मार्च आएगा ना, तब मैं बताऊं मैं कितना कमा रहा हूं। मार्च के एंड में बोल पाऊंगा मैं कि मैंने इस साल इतना कमाया। तो टोटल इनकम कब मुझे मालूम पड़ेगी? एंड में। उस इनकम को मैं डिस्क्लोज करूंगा किसको? इनकम टैक्स को। फिर इनकम टैक्स मेरी इनकम चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, फिर बोलेगी हाँ सही है गलत है। अगर सही बोलेगी तो टैक्स ले लेगी। और जिस ईयर इनकम टैक्स टैक्स लेती है उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और जिसे हम कमा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। मैं अगेन ये आपको समझाने वाला हूं, फिर से आगे चल के जब आपका ये आएगा, ठीक है। बताओ, समझ में आया? प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम इनकम क्या करते हैं? अर्न करते हैं। और देन उसका जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जो आता है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। याद रखना, प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जो आता है उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। बताओ, 19-20 का, 19-20 मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर है। तो 20-21 मेरा क्या होगा? असेसमेंट ईयर। अगर मेरा 20-21 क्या है? प्रीवियस ईयर है। तो इसका ए वाई क्या होगा? 21-22। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, वरना आप लोग सो जाओगे, पता है। और ये जो नोट्स है ना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ, ठीक है। कल से हमारा, कल जो क्लास है प्लीज कोई स्किप मत करना, अपने दोस्तों को ही बोल देना। कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है इनकम टैक्स, ठीक है। कल कोई क्लास मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कल से हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? इनकम टैक्स की। पर्सन का मीनिंग क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सब मैं आपको फिर पढ़ाने वाला हूँ कल। और कल मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको ये। अभी क्या था, बेसिक था, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया मैंने आपको। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में, ठीक है। अब जो कल पढ़ाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना पढ़ाने में मुझे लग जाएगा करीब 1 घंटा लग जाएगा, सिर्फ इतना पढ़ाने में, एक पेज पढ़ाने में, ठीक है। तो प्लीज कल क्लास कोई मिस मत करना। आज के लिए इतने ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब लोग आए नहीं है, इसलिए मैं आधा क्लास ले रहा हूँ। और ये क्लास रिकॉर्ड होने वाली है, और ये क्लास मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर लेना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया अच्छे सब लोग को? दीपा और करण और रोहन, डेविड, समझ में आया आपको अच्छे से?